ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को क्या समझाया गया होगा, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि हम तुम्हें जेल से निकलवा लेंगे, तुम बीजेपी को इन दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ने में मदद करो। तो मुस्तफाबाद से कौन जीता है? कपिल मिश्रा। किसने जिताया है? ताहिर हुसैन साहब ने। किसकी मदद की? आरएसएस और बीजेपी की। देखने में क्या लगता है कि ये बंदा तो जेल में है, ये आरएसएस और बीजेपी की कैसे मदद कर सकता है? लेकिन कपिल मिश्रा को जिताने के लिए ताहिर हुसैन का इस्तेमाल किया आरएसएस और बीजेपी ने। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। महमूद प्राजा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्राजा साहब, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसला आने के बाद में जिस तरीके के आपने इल्ज़ामात लगाए वो लोगों ने देखे भी और सुने भी। अब उसके बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि हम इसमें सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करेंगे और तमाम एहतिजाज करेंगे। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए पार्ट 2 तैयार किया है। इसको किस तरह देख रहे हैं आप पार्ट 2 को? देखिए, मैं तो पर्सनल लॉ बोर्ड का मुझे मौलाना वली रहमानी साहब ने मेंबर इनवाइट करके बनाया था, तो पर मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड को अंदर से देखा है। वहाँ पर जिन लोगों के कब्ज़े में पर्सनल लॉ बोर्ड है वो पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। वो कभी भी कोई भी काम ईमानदारी से, जो उनका मकसद है वो कर पाएंगे, इसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा शक है, शुबा है। और मुझे उनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो आरएसएस और बीजेपी उनको जो स्क्रिप्ट लिख के देती है वो करते हैं। नहीं तो आपको प्राजा साहब, आपको ऐसा लगता क्यों है? आप जबकि वो तो खुल करके मुखालफत करते हैं और मुसलमानों की जो है हुकूक की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कासिम रसूल इलियास साहब जो वहाँ के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन हैं, उनका बेटा खुद जेल के अंदर है, खालिद। तो मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब बीजेपी के या आरएसएस के लिए काम करते हैं? ये लोगों के सवाल हैं। पर उनका बेटा जेल में है, बड़े बड़े वकीलों के और बड़े बड़े लोगों के नाम हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। क्या उनका बेटा जेल से बाहर आ पा रहा है? वो अपने खुद के बेटे को जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। अभी वक्त नहीं आया। ये वाले पर्दे से भी मैं राज उठाऊंगा। जिस मुकाम पे पर्सनल लॉ बोर्ड में पहुंचे हैं आज, पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं। मोदी जी के मुखालिफों पे, अमित शाह जी के मुखालिफों पे क्या इल्ज़ाम लगते हैं बताइए आप? कि ये अपने मुखालिफों को डरा धमका के अपनी तरफ कर लेते हैं। तो अब ये बात क्या कासिम रसूल इलियास साहब के ऊपर लागू नहीं होती है? एक तरफ तो उन्हें उनकी लीडरशिप बढ़ाई जा रही है, अब पर्सनल लॉ बोर्ड के कारनामे जो हैं दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहे हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाएं? यही इल्ज़ाम तो लगते हैं सभी लोगों के ऊपर कि सब लोगों को ईडी, सीबीआई और पुलिस से डरा के चुप करके घर में बैठा दिया। तो ये डर के मारे ये कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के हिसाब से, या लालच में कर रहे हैं? इल्ज़ाम तो ये भी लगे हैं ना। देखिए, मेरा काम है जो आवाम है उसके सामने सही चीज़ें रखना, ताकि वो अपना दिमाग लगा सकें। उस चीज़ पे भरोसा मत करें जो सीधे सीधे सामने से नज़र आती है। आज की दुनिया में जो सामने से नज़र आता है ना, वो सच नहीं होता है। जो पर्दा उठा के देखना पड़ता है सच को। आज एक MIM पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने एक ओखला से टिकट दिया और एक ताहिर मुस्तफाबाद से दिया टिकट। चांदबाग से बड़ी बड़ी कस्में खाई कि ये देखो मजलूमों को जेल में बंद कर रखा है, हमने उनको जेल में से निकालना है। और हमने उनको, ओवैसी साहब खुद आए कि नहीं आए? अब उसके बाद जब चुनाव चला गया, उसके बाद क्या ताहिर हुसैन और क्या शिफाउर रहमान के बारे में ओवैसी साहब या उनकी पूरी पार्टी पलट के देख रही है? लेकिन मजलूमों की मजलूमियत का और ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को क्या समझाया गया होगा, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि हम तुम्हें जेल से निकलवा लेंगे, तुम बीजेपी को इन दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ने में मदद करो। तो मुस्तफाबाद से कौन जीता है? कौन जीता है? बीजेपी नहीं, बंदा कौन जीता है? कपिल मिश्रा।
तो किसने जिताया है? ताहिर हुसैन साहब ने। किसकी मदद की? आरएसएस और बीजेपी की। देखने में क्या लगता है कि ये बंदा तो जेल में है, ये आरएसएस और बीजेपी की कैसे मदद कर सकता है? लेकिन कपिल मिश्रा को जिताने के लिए ताहिर हुसैन का इस्तेमाल किया आरएसएस और बीजेपी ने। तो क्या यही काम कासिम रसूल इलियास साहब के साथ सच नहीं हो सकता कि उनके बेटे को जेल में रखा है और अब उनसे आर्म ट्विस्ट करके हर तरह का काम करवा रहे हैं? ये सब चीज़ें आवाम को सोचनी पड़ेंगी। ये कोई टेस्ट नहीं है। देखिए, बात सीधी सीधी है। जो इंसान जैसा कर रहा है, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए। रिजल्ट क्या आ रहा है? पूरी पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर रिजल्ट क्या ला पा रही है? ये तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका पर्दाफाश कर दिया, वरना ये तो इमरान प्रतापगढ़ी हों, चाहे वो जयराम रमेश साहब हों या दूसरे लोग हों, बाहर निकल के सब फतेह का ऐलान कर रहे थे, हम तो जीत गए केस। ये तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उससे पहले मैं तो टीवी पे जाता नहीं हूँ, एनडीटीवी पे मैं गया इसलिए था। मुझे तो इस पर पता है ना किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कब करना है। तो मैंने उसी दिन, एनडीटीवी वाले खुश हो गए उस दिन कि भाई प्राचा साहब हमारे टीवी पे आने के लिए रेडी हो गए, पर मैं गया इसलिए था सिर्फ कि मैं एक बड़े माध्यम से ये अनाउंस कर दूं कि ये हार हुई है, जीत नहीं हुई है, और जो लोग जीत बता रहे हैं वो बेईमान है, आरएसएस के लोग हैं। अब उसके बाद जब मजबूर हो गए, सब ने देख लिया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोल रहे हैं हम? वरना मजम्मत कर रहे हैं ना सब। अब तो कह रहे हैं कि मतलब फैसला सही नहीं है। जब मैंने रंगे हाथों चोरी पकड़वा दी, वरना अरशद मदनी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो तो इसकी तारीफ कर रहे थे ना, कर रहे थे नहीं कर रहे थे पहले। तो जब मैंने इनका पर्दाफाश कर दिया कि देखो ये साजिश थी, मैं जो पहले दिन से बता रहा था, तब जाके जब पब्लिक ने इनसे सवाल पूछने शुरू किए, तब पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कैंसिल की। पहले तो जो मेरी खबरें हैं उसमें कुछ और मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब जो कैंसिल करके बाद में हुई है, तब इन्होंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी बदली है कि पब्लिक तो अब हमें मतलब कहेगी भैया सारी प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं अब की, तुम क्यों धोखा दे रहे हो, हमें केस जीत गए। तब इन्होंने मजबूरी में ऐलान किया है। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस पे जल्दी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि क्या ये ईमानदारी से सच में मेरी बात मान के आप सड़कों पे असल में आंदोलन करेंगे, या ये भी आरएसएस और बीजेपी की एक स्क्रिप्ट है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। मैं अभी 1-2 दिन में उसका भी खुलासा कर दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही। पहले मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सबूत जुटा रहा हूँ। अपनी बात को कहने से पहले मैं पूरी रिसर्च करता हूँ। अभी मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, हो जाएगी तो पर्सनल लॉ बोर्ड ये सच में ईमानदारी से प्रोटेस्ट करने का मन बना चुका है। अब ये जो है बेईमानी छोड़ के ईमानदारी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहेंगे तो मैं खुद इनकी सब समर्थन करूंगा। मेरी कोई ज़ाती लड़ाई थोड़ी है इनसे। ये आरएसएस और बीजेपी का काम करना बंद कर दें, मेरी लड़ाई ख़त्म। ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता छोड़ दें, इस्तीफे दे दें, अपने हाथ जोड़ दें मोहन भागवत जी से, जी हमसे नहीं होगा, फिर मैं इनके साथ हूँ। मैं तो इनका वर्कर बन के काम करूँगा। तब मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है किसी से, लेकिन मैं पूरी मुल्क को और पूरी मिल्लत को धोखा नहीं देने दूंगा इन्हें। जितनी मेरी ताकत है मैं इनकी बेईमानियाँ उजागर भी करूँगा, और जितनी मेरी ताकत है, जितने मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उससे मैं जितनी ताकत लगा सकता हूँ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए पूरी कोशिश भी करूँगा। क्या कभी किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की है या मिलने की कोशिश की कभी किसी मसले पर, इस तरीके के जैसे आप खुल करके बात करते हैं और लगातार जैसे मिली तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं, आप भी जो है वक्फ की आवाज़ हो या तमाम मसाइल की आवाज़ हो आप उठा रहे हैं, क्या कभी किसी मिली तंजीम ने या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोगों ने कभी आपसे मिलने की, मुलाकात करने की कोई बात की? सीधी बात है, या आपने की हो? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से अभी बोल रहा हूँ, अभी ये राय रास्त पे आ जाए, मैं इनका वर्कर बनने के लिए तैयार हूँ। भाई शुरू में जब 2013 में काज़मी साहब का केस हम जीते थे, उनकी बेल हुई थी इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, उससे पहले तो किसी की हो नहीं रही थी ना बेलें इसमें। और आज भी अगर ये सारी स्ट्रैटेजी मेरे ऊपर छोड़ दें, ये जो साजिश के तहत दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, तो अब तक उमर खालिद क्या सभी लोग बाहर होते। सिर्फ इसी केस में मेरे तो सारे क्लाइंट्स बाहर हैं ना, सब बेल पे हैं, सिर्फ एक तस्लीम को छोड़ के। अब ये पूरे इकोसिस्टम जो लगा हुआ है, तस्लीम का नाम नहीं लेता कोई भी। तस्लीम की क्या काम? तस्लीम भी तो
उमर खालिद के साथ उसी केस में मुलजिम है, लेकिन वो क्लाइंट मेरा है। तो आरएसएस और बीजेपी ने मना कर रखा है प्राचा साहब के क्लाइंट का नाम मत ले देना। ये सारे के सारे जितने नेशनल इंटरनेशनल बहुत अपने आप को बनते हैं ना, उनको तस्लीम का नाम पता नहीं है क्या? मतलब तस्लीम भी उमर खालिद के साथ ही अंदर बंद है इसी केस में। लेकिन तस्लीम का नाम तो कहीं इतना ज़्यादा सुनने के लिए नहीं ना, मिला। क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के इकोसिस्टम से बाहर है, वो मेरा क्लाइंट है। लेकिन क्या वो अंदर नहीं है? ये जो इंटरनेशनल और नेशनल नाम निहाद लोग हैं भाई, वो भी तो जेल में बंद है, उसका नाम कोई नहीं लेता। क्यों? और जबकि अगर उसकी स्ट्रेटजी से चला जाता, तस्लीम की बेल दूसरी बेंच ने डिसाइड की, और तस्लीम की बेल में ये लिखा हुआ है क्योंकि बाकी लोगों ने डिले किया इसलिए तस्लीम को भी बेल हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वरना तस्लीम की भी बेल हो गई होती। मेरे तो सारे क्लाइंट्स की बेल हो गई, और ये मुझसे मेरी सलाह भी नहीं लेंगे। और सबसे पहले मेरे पास आए क्यों थे ये? क्योंकि आप यही सारी तंजीमें जितना भी जिन ये दोनों अरशद मदनी महमूद मदनी की तंजीम, जमात इस्लामी, कौन सी ऐसी तंजीम थी जो मेरे घर पे नहीं आई थी? तब तो मुझे ये बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, आप हमारे कायद हो, ये हो, बड़ी बड़ी रैलीज़ में ले जाके मेरी स्पीचेस करा रहे थे। भाई मैंने तो इनका जब असली रंग देखा, जब तो फिर भी मैंने 2-3 साल बर्दाश्त किया, उसके बाद ही तो मैंने इनकी जो कारनामे उसको उजागर करना शुरू किया है। मैं कड़वा बोल रहा हूँ ना इनके लिए, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ, ठीक, लेकिन रिजल्ट भी तो सबसे ज़्यादा मैं ही दे रहा हूँ। तो ऐसे आदमी के पास अब ये मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर सकते, ये बात है। मैं तो मना नहीं कर रहा ना, आज ही आरएसएस का साथ छोड़ दें, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं फिर इनके साथ मिलके मैं तो सारी आरएसएस की साजिश ही पलट दूंगा अगर ये लोग उसका साथ छोड़ दें तो। नहीं तो वो कर कहाँ रहे हैं आरएसएस के साथ में काम? आप कह रहे हैं कि साथ छोड़ दें, तो वो साथ कब हैं आरएसएस के? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मतलब वो आरएसएस का साथ छोड़ दें, तो वो आरएसएस के साथ हैं कब? आरएसएस के साथ है, आरएसएस से मिलने जाते हैं, आरएसएस के बारे में अभी भी स्टेटमेंट दी है महमूद मदनी साहब ने कि बातचीत होनी चाहिए उनसे। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अभी अच्छी बात है ना, एक बीच का रास्ता निकलता है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही अच्छी बात है। ये अच्छी बात है ना इनकी, यही इख्तिलाफ की जगह है हमारी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करते, ये उनसे पैसे लेते हैं, उनके दबाव में रहते हैं और उनके इशारों पे काम करते हैं, और ये बहुत मोटे मोटे पैसे कमाते हैं, चाहे वो हलाल सर्टिफिकेट में हो, चाहे वो दुनिया भर में मजलूमों की मजलूमियत बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं। और ये सबसे भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं, उससे मुझे तकलीफ़ है। ये बाबरी मस्जिद का केस जानबूझ के हारते हैं, ये काशी विश्वनाथ का जो काशी का जो केस है मस्जिद का, उसको ये जानबूझ के हारने की तरफ जा रहे हैं। संभल का केस जानबूझ के हारने की तरफ जा रहे हैं, जानबूझ के, उससे मेरी इख्तिलाफ है। ये मुस्लिम बच्चों को जानबूझ के मुखबिरी करके खुद फंसवाते हैं, उसके बाद अपने वकील भेजते हैं और वकील उनसे प्लीड गिल्टी कराते हैं। ये मेरा इनसे इख्तिलाफ है और वो रहेगा। ये तो अब मतलब बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरीके से। थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। तो ये काम छोड़ दें, मेरी कौन सी लड़ाई है इनसे। इमरान प्रतापगढ़ी को भी बोल दिया आपने कि अतीक के से क्या संबंध रहे हैं, सबको पता है क्या संबंध रहे। मुझे कोई ताल्लुक नहीं था इमरान प्रतापगढ़ी के अतीक से हो या किसी और क्रिमिनल से हो। अतीक अहमद क्रिमिनल था, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, सीधी सीधी बात है। हमदर्दी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम फेस, मुसलमानों को डिमोरलाइज करने के लिए उसको मरवाया था, इतनी बार है, वरना एक वो क्रिमिनल था। मुख्तार अंसारी के बारे में मैं ये नहीं बोलता, वो कोई क्रिमिनल नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं थे, वो उनको एक जाल में फंसाया गया, बहादुरी से लड़े। लेकिन अतीक अहमद के बारे में ये सही नहीं है। तो जो अतीक अहमद साहब जो हैं, उनके साथ जो भी होगा, उनका पंटर, वो कौन होगा ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी तकलीफ़ का विषय नहीं था। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं ना, सब क्रिमिनल्स के चेले चपाटे, और अब क्रिमिनल तो खुद। आपको नहीं लगता है इमरान प्रतापगढ़ी का जिस तरीके से बयान आया इस वीडियो को लेकर के, आपने कहा कि भाई ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो इसका क्या मैसेज जाता है कांग्रेस के नेता के तौर पर उनको देख रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ ना, अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको समझ नहीं थी तो टांग क्यों उड़ानी है इतने सीरियस मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों डालनी है उन्होंने, हैं कौन वो, हैं कौन, हक नहीं है उनका कुछ। मैं बोल तो रहा हूँ है कौन, और हैं कौन कहने के लिए
मैं कह सकता हूँ अब ये क्योंकि उन्होंने हरकत ऐसी की। पहले केस डाला, चलिए वो भी हो गया, डाल दिया केस, सबने डाला, तुमने भी डाल दिया। उसके बाद आके जीत डिक्लेयर कर रहे हो, और जीत डिक्लेयर करना आरएसएस की साजिश थी। वो तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों की पोल खोल दी, वरना ये मुस्लिम्स कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये बताते थे हम केस जीत गए, जाओ घर में सो जाओ, और सारी वक्त की प्रॉपर्टियां बिना लड़ाई किए चुपचाप रात के अंधेरे में सब गायब हो जाती। अब इमरान प्रताप गढ़ी, जिसके बारे में मैं कोई बोलता ही नहीं था, कभी बोलता भी था तो तारीफ में ही बोलता था, क्योंकि वो चलो कांग्रेस पार्टी में है, आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में मुझे इतनी कड़वी बात बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मेरी ज़ाती लड़ाई है उससे कुछ? भाई मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मेरी ज़ाती लड़ाई है किसी से? जिस आदमी का मैं नाम नहीं लेता था, या जब भी लेता था अच्छे में लेता था, लेकिन आके वो अगर आरएसएस और बीजेपी की लाइन पकड़ के पूरी हमारी वफ़ की मुहिम को बर्बाद कर देगा, ये बोल देगा कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन होके कि हम लड़ाई जीत गए, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, तो मैं चुप रहूँगा? तो इसके लिए मुझे बोलना पड़ा मजबूरी में। अब बताओ मुझे आप कि क्यों जो इंसान, और मुझे पता लगा वो मेरी हमेशा तारीफ़ ही करते थे। इमरान प्रतापगढ़ी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो हर जगह मेरी तारीफ़ करते थे, लेकिन क्योंकि वो मेरी तारीफ़ करते थे तो मैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ काम करने वाले को बुरा ना बोलूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बस मैं अगर इनकी तरह ज़मीर फरोश बन जाऊँ तो ये सब के सब तो मेरे इसी ऑफिस में बैठे होंगे। तो इसलिए बात है। अब चलिए मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट तो इनकी सारी लीगल टीम से ज़्यादा रिज़ल्ट मैं दे रहा हूँ ना। जहाँ भी है अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं। दिल्ली दंगों के केसेस में भी तो बिना एक भी पैसा लिए सबसे ज़्यादा लोग बरी मैंने कराए। एक ही इंसान की ज़मानत तो बची हुई है, वो भी इनकी, अगर ये लोग टांग ना डाल रहे थे तो अब तक ये सब बाहर होते, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो पार्ट 2 है, अब पार्ट 2 का क्या नतीजा हासिल होगा, उसको किस तरह देख रहे हैं अभी मैं, या आप इसमें क्या करेंगे अगर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मिली तंजीमों की तरफ से मौका मिलता है, बुलाया जाता है, या आप खुद से जाएंगे, आगे आपने क्या करने का सोचा है? मतलब जिस दिन ये ईमानदार हो जाएंगे तो ये सबसे पहले तो मेरे पास ही आएंगे। इनको अच्छी से पता है, पहले भी तो मुझसे बात करते थे। ये जब मुझसे बातचीत होती थी, मुझे थोड़ी पता था ये अंदर से क्या रखते हैं। मुझे किस लिए आरएसएस ने भेजा इन लोगों को कि इसको किसी तरीके से अपने जाल में फंसाओ, ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा आरएसएस का। तो अब तो मुझे यही पता लगता है ना कि ये मेरे ऊपर आरएसएस के प्लांट थे तब से। जिस दिन इनके दिल में अल्लाह ताला जो है ईमान डाल देगा थोड़ा सा भी, ये मेरा ये वो है सोच, और मैं अपनी सोच का जिम्मेदार खुद हूँ। उस दिन ये मेरे ऑफिस में ही होंगे सारे, फिर असली लड़ाई शुरू होगी। और या दूसरी बात ये कि जिस दिन जितनी इनकी आवाम सुनती है, मेरा सुनने लगी, उस दिन लड़ाई शुरू होगी अगली। अभी तो लड़ाई नहीं हो रही ना, अभी तो लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इन लोगों को हटा दो, अपने आप हमारी 50 से 60% मुसीबतें, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हमारी मुसीबत की सबसे बड़ी जड़, प्रॉब्लम की जड़ ये तंजीमों के जो हेड्स हैं ना, हेड्स नीचे इनके अच्छे अब गिरफ्तारियां देने की बात की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, कासिम रसूल इलियास साहब ने, कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कायद हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। भाई अब गिरफ्तारियां भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे, तो फिर अब क्या परेशानी है? अगर आप खुद से भी अगर चले जाते हैं, नागरिक तो आप हैं ही ना देश के भी, क्या आप मैं देखो मेरी ये वो है, असूल हैं अपने अपने। आरएसएस के वर्कर से मैं नहीं मिलता। ये आरएसएस के वर्कर जिस दिन नहीं रहेंगे, मैं तो धोखे में ही मिला ना। मैं इनको आरएसएस का वर्कर पहले दिन से मुझे पता होता था, मैं इनसे क्यों मिलता? जिस दिन मुझे ये कंफर्म हो जाएगा आरएसएस के वर्कर नहीं है, उस दिन मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ, मुझे कोई मना थोड़ी है, मैं तो फिर चला जाऊँगा। लेकिन अभी तो ये आरएसएस के वर्कर है, मुझे आरएसएस के वर्कर से कोई काम ही नहीं है। अब आपका क्या रूट मैप है? आप किस तरीके से इसको फैसले को देख रहे हैं, या क्या करेंगे आप? दो दिन तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये ईमानदारी से कर रहे हैं या बेईमानी से कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की जो अंदर से जो इसके खिलाफ आवाज़ उठने वाली है, वो इनको पता लग जाता ना, क्योंकि इनके लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये उसकी हवा निकालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आरएसएस ने ही बोला इन्हें कि ये प्रोग्राम शुरू करो, या ये जेन्युइनली कर रहे हैं। ये मैं 2 दिन तक रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, बता दूँगा। लेकिन मैं आवाम से ये कह रहा हूँ, टेस्ट यही है। मैं भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, कुछ लोगों को तो अब मेरी भी बात अच्छी लगने लगी है ना, और ये मुझसे अच्छी बातें हमेशा से ही कर रहे हैं।
मतलब बोलने की ज़बान, लमतरानी, लफाजी, जुमले। मैं भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, अब ये मुझसे अच्छा बोलते ही हैं शुरू से ही। रिजल्ट टेबल पे क्या आया ये पूछो, रिजल्ट मैंने क्या दिया और रिजल्ट इन सब ने इकट्ठे मिलके क्या दिया, तो तब टेस्ट होगा कि ये एक अकेला आदमी बिना किसी से कुछ भी लिए बगैर, अगर ये 10 रिजल्ट दे रहा है तो तुम तो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए हमारी आवाम से ले रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, हज़ारों लोग तुम्हारे तंजीम के मेंबर हैं, तुमको कम से कम ये एक अकेले महमूद प्राचा के ऑफिस से कम 100 गुना नहीं तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा तो रिज़ल्ट देने चाहिए। वो रिज़ल्ट हैं तो ये ईमानदार हैं, रिज़ल्ट नहीं है तो ये बेईमान है। मैं रिज़ल्ट दे रहा हूँ तो मैं ईमानदार हूँ, ना दूँ तो मैं बेईमान हूँ, सीधी बात है, इसमें कोई प्राचा साहब एक बात बताइए ना, अदालतों में पैसा तो खर्च होता ही होगा ना, कुछ तो एक्सपेंसिव होते ही होंगे। आप खुद वकील हैं तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या लग रहा है कि मतलब आप खुद वकील हैं, खुद पेशा आपका ये है, आप तो इसलिए आपको जो है कोई खर्चे वगैरह नहीं आते होंगे क्या? अब भाई वो मिली तंजीमें हैं, वो बगैर इमदाद के कहाँ चल पाती हैं? ये भी बड़ी खुशी की बात है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जिन सहूलियतों के साथ जिन गाड़ियों में मैं आमतौर पे रहता था उनका साइज़ तो छोटा होता जा रहा है, इनकी गाड़ियों का और इनके घरों का साइज़ बड़ा क्यों होता जा रहा है? पहली बात तो एक ही है, मैं तो 10-11 साल से ही इस काम में हूँ ना, इसमें जब अल्लाह ताला ने मुझे इसमें डाला है। ये लोग तो सैकड़ों साल से हैं, इनकी गाड़ियाँ अभी पिछले 11 साल से ऊपर क्यों जा रही हैं, इनके घर बड़े क्यों हो रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट क्यों बढ़ रहे हैं, मेरा कम क्यों हो रहा है? एक बात तो ये हो गई। अब फिर मैं एक भी पैसा किसी से नहीं ले रहा, दूसरी बात ये हो गई, ये इतने पैसे खर्च भी कर रहे हैं और रिज़ल्ट ज़ीरो ला रहे हैं, रिज़ल्ट मैं ला रहा हूँ, तो सबसे आसान तरीका तो इनके पास है ही ना कि ये एक फ्री वाला वकील ले ले, तो एक तो खर्चा इनका वो कम हो जाएगा। ठीक, रिज़ल्ट तो मैं दे ही रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं वकील हूँ तो खर्चा नहीं होता है, खर्चा पूरा होता है, सारा खर्चा होता है, लेकिन कम से कम मेरे बहस का जो लाखों रुपए फीस ये दे रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन सभी वकीलों से ज़्यादा रिज़ल्ट मेरे हैं, सब वकीलों से मिला के। तो एक तो इनका वकीलों का खर्चा बच जाएगा, मतलब बहस करने वाले वकील का खर्चा तो ज़ीरो हो गया, ये पैसा बच जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात ये नहीं, ये यहाँ से या दुनिया के किसी भी मुल्क से वकील लाएं, उसको 1 रुपये मांगता हो 100 रुपये दें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। मुझे तकलीफ़ वहाँ है कि ये अकाउंट्स क्यों नहीं देते। हम जो मोदी जी, अमित शाह जी और जय शाह, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू के रोज़ नाम ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं कि सरकार का पैसा चुरा रहे हैं, जनता का पैसा चुरा रहे हैं, ये सब बेईमानी कर रहे हैं, लूट मचा रखी है इन्होंने। तो ये जितना पैसा इकट्ठा करते हैं ट्रांसपेरेंटली उसका अकाउंट दें, इतना हमने इससे लिया आवाम से और इतना खर्च किया, ये क्यों नहीं करेंगे? ये नहीं करेंगे तो ये बेईमान है, सीधी सी बात है। अब मैं जब किसी से ले ही नहीं रहा, मैं इतने रिज़ल्ट दे रहा हूँ, ये इतनों से ले रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं दे रहे, तो कम से कम अकाउंट तो देंगे, अकाउंट देंगे, अकाउंट नहीं देंगे तो बेईमान है मेरी नज़र में। अब आवाम मेरी आज मानेगी, आज अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, कल मानेगी, कल आना शुरू हो जाएगा, 1 साल बाद 2 साल बाद मानेगी जब अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू होगा। जब तक नहीं मानेंगे तो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी ऊपर वाले ने लगाई है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, ना मुझे किसी का डर है, ना जब आरएसएस वालों का डर है, तो ये तो आरएसएस के वर्कर ही हैं, इनका भी कौन सा डर होगा मुझे, ना आरएसएस वाले मुझे खरीद सकते हैं, जब ये तो उनके चेले ही हैं, ये मुझे क्या खरीद लेंगे, सीधी सी बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, ये तो एक पूरा अलग मौजू है और बहुत लंबी और तफसीली गुफ्तगू इस पर हम फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो सबसे गौर और फिक्र करने वाली बात है वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पार्ट 2 जो है वो रूट मैप तैयार किया है वक्फ कानून के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरने के लिए, और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। जंतर मंतर पर 11 अक्टूबर को जो है वो प्रदर्शन करेंगे अपना, और 3 अक्टूबर को भारत बंद का जो है वो आह्वान ऐलान किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए। लेकिन अब इस सारे प्रोग्रामों की और ये जो जिस तरीके से अब प्रोटेस्ट का एक दोबारा से सिलसिला शुरू होगा, इसका विरोध प्रदर्शन तो दोबारा शुरू होगा, लेकिन एहतिजाज
और इसके जो मुखालफत है वो तो शुरू से की जा रही है, लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार हम इस मौजू पर लोगों से बात भी कर रहे हैं और हर नज़रिए से और हर पहलू से हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। द पिलर इंडिया के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।